हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सृष्टि और मैं विद्या केंद्र रांची चैनल पे आपको कंप्लीट बायो पढ़ाने वाली हूँ। मैंने 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया था। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने बताया फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो लेट्स स्टार्ट। और लास्ट में मैं रिकॉल करवा दूंगी पूरे चैप्टर को, मतलब समराइज करवा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एक सेकेंड, पेन ले लो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ flowering plant produce hermaphrodite flowers and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of same flower. सबसे पहले hermaphrodite होता क्या है? तो hermaphrodite होता है those which produce both male and female gamete. हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं? जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल, दोनों गेमेट्स यही प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल हैं तो कांटेक्ट में आते हैं, और क्या होता है, तो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फिर न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेम फ्लावर में ही होता है। तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन क्या करवाएगा? अगर बार बार सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट ही बार बार पॉलिनेशन करवा के सेम एक ही जगह का गेमेट को मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। मतलब कि नए कैरेक्टर्स तो नहीं आएंगे, और जो कैरेक्टर्स इसमें है वो भी और ज़्यादा खराब होते जाएंगे। वेरिएशन ज़रूरी है, अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Flowering plant have developed many devices to discourage self pollination and to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। अब नेचर जो है इस चीज को बचाने के लिए क्या किया कि प्लांट्स को कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस दे दिया जिसकी वजह से वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को ये इनकरेज करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिससे प्लांट अवॉइड करता है सेल्फ पॉलिनेशन। पहला मेथड है, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, डिफरेंट टाइमिंग। किस चीज का टाइमिंग? जैसे कल मैं बोल रही थी कि अगर से ऑटोगेमी से अगर मतलब ऑटोगेमी वाला पॉलिनेशन हुआ है, सेम फ्लावर, तो दोनों का क्या होना चाहिए, पॉलन भी उसी टाइम पे रिलीज होना चाहिए, स्टिग्मा पे वो जाना चाहिए, और स्टिग्मा उस समय वो रिसीव करने के कंडीशन में हो, तब सेल्फ पॉलिनेशन होगा और ऑटोगेमी होता है उसके केस में। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टाइमिंग ही चेंज कर दे रहे हैं। किस चीज का टाइमिंग चेंज कर रहे हैं? इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब दोनों का टाइमिंग सेम नहीं है। जैसे पॉलन पहले अगर मेच्योर हो गया तो स्टिग्मा उस समय रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर स्टिग्मा ये हो गया, क्या उसको कहते हैं, मतलब प्रिपेयर कर लिया खुद को, तो पॉलन ग्रेन जो है वो लेने के लिए रेडी, पॉलन ग्रेन रेडी नहीं है। तो होता है कि आइदर द pollen is released before the stigma because becomes receptive or the stigma become receptive much before the release of pollen। जो मैंने अभी बोला वही है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप ये वाला वर्ड्स थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन एज इट इज उठ के आ जाएगा। हिंदी में तो अपन कर लेते हैं, हाँ समझ लेते हैं, लेकिन जब ये लाइन एग्जाम हॉल में आता है तो लगता है अरे यार एनसीईआरटी में यही लिखा था या इसके अलावा कुछ और लिखा था। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये लाइंस ध्यान रखना आप। ये भी वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट पोजीशन में क्या होगा, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे कि फ्लावर सेम है, मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन
एक ही जगह पे उन लोगों को प्लेस नहीं किया गया है, मेल कहीं और है तो फीमेल कहीं और है, तो इसमें ये ऑटोगेमी होने का या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया कहीं और से पॉलन लेके आया तो वो उसको रिसीव कर लिया स्टिग्मा और फिर पॉलन ट्यूब बना, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी, मतलब कि पॉलन को ट्यूब को ना वो जर्मिनेट ही नहीं करने देता है स्टिग्मा। देखो क्या दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। या तो वो पॉलन सेम फ्लावर का हो या फिर सेम प्लांट से आया हो, मतलब फ्लावर अलग अलग हो। जैसे जिटोनोगेमी में क्या होता था, देखो ऑटोगेमी में रिकॉल करवाती हूँ, ऑटोगेमी में क्या होता था कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों होते थे। जिटेनोगेमी में क्या होता था, प्लांट तो सेम ही होता था लेकिन मेल कहीं और फीमेल कहीं और रहती थी, तो उसमें जिटोनोगेमी होता था। और जीनोगेमी में तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया, प्लांट मतलब मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, जैसे पपाया में होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि सेम फ्लावर को नहीं, सिर्फ सेम फ्लावर को ही नहीं, और जो उसका मतलब अगर सेम प्लांट है उसमें फ्लावर कहीं मेल फ्लावर कहीं और है फीमेल फ्लावर कहीं और है, तो उसको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। कैसे, बाय फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, किस चीज से, ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से। कैसे करता है, बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। क्या मेनली पॉलन स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा है उस पे पॉलन गया, ठीक है, पॉलन गया तो पॉलन क्या करता है, तो वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, देन ओव्यूल के पास में पहुंचता है। तो ये क्या कर दिया, प्लांट जो है उसको बोला कि नहीं मैं तो तुझे ग्रो ही नहीं करने दूंगा, तो वो ग्रो नहीं करने देता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है कि पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, मतलब पॉलन कैसे जर्मिनेट करता है, ये फिगर है। फिर पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल के अंदर जो पॉलन ट्यूब बनता है वो इस टाइप का होता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें क्या है, तो ये स्टिग्मा था, स्टिग्मा पे क्या आया था, पॉलन आया था, पॉलन आने के बाद ये क्या है, स्टिग्मा है अपना, स्टिग्मा, ये क्या था, पॉलन था। अब ये क्या हो गया, पॉलन अगर राइट टाइप का है तो पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब कहाँ पे चला गया, पॉलन ट्यूब नीचे ओव्यूल के पास गया। यहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिड होता है जिसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस मैं बताऊंगी, बस सुन लो अभी। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, तो ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि भाई तुझे यहाँ आना है, वरना ये इधर भी तो जा सकता है या फिर ऊपर ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है जो उसको रास्ता बताता है कि हाँ तुमको जाना कहाँ है, रोड मैप है उसके लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, एग सेल होता है। एग सेल में हमने पढ़ा था पॉलन में वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे आगे है तो वो तो फ्यूज करके खत्म हो जाता है। एग सेल जो है वो क्या करेगा, एग सेल मेल जो गेमिट पीछे पीछे आ रहा है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा। फिर एक और 3 सेल स्टेज भी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें एक मेल गेमेट होता है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाता है, तो एंडोस्पर्म बनाता है। भाई एम्ब्रियो बन गया तो उसके खाने पीने का भी तो ध्यान रखना होगा। तो ये एग सेल पोलर न्यूक्लियाई है, ये वाला ये पोलर न्यूक्लियाई है। और ऊपर में क्या पढ़ा था हमने, एंटीपोडल सेल, याद है ना। नीचे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऊपर क्या होता है, चैलेजल एंड होता है। नीचे क्या था, वो एग एपरेटर्स जिसमें 3 होते हैं, ऊपर में एंटीपोडल में चैलेजल एंड में एंटीपोडल होता है जिसमें 3 होते हैं, और बीच में 2 होता है जिसके पास क्या नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं होता है। बाकी 3 3 6 ऊपर नीचे वाले के पास सेल वॉल होता है, बीच वाले के पास सेल वॉल नहीं होता है, मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव, अभी मैंने वहां पे ही बता दिया आपको, ये देखो फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया, फिर मेल गेमेट ऊपर आया, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है जो गाइड करता है, सिनर्जिड्स, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारे सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेंट्रल सेल है, एग न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस है जो कि फ्यूज करेगा मेल गेमेट के साथ में और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
इफ द पॉलन, अगर यहाँ पे लिखा है लीड टू फर्टिलाइजेशन, अगर सही पॉलन आया और पॉलन ट्यूब बना तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन. कैसे रिजेक्ट करेगा, तो पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा. ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल. ये किसके बीच में बात हो रही है भाई, ये पॉलन के बीच में बात हो रही है. पॉलन आया, वो बोला भैया मुझे जाने दो, लेकिन पिस्टल ने बोला कि पहले तू अपना आइडेंटिटी बता. वो अब पिस्टल क्या करेगा, वो पॉलन अपना आइडेंटिटी बताया, पिस्टल डिसाइड करेगा कि भाई ये अपने अपने बिरादरी वाले का है, ये दूसरे का है. तो अगर अपना वाला रहा तो पॉलन ट्यूब बनाने देगा, अगर नहीं रहा तो पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देगा. तो ये किस चीज, किन दोनों में बातचीत हो रही है, तो पॉलन और पिस्टल में, पीपी में बात हो रही है. ठीक है. अब आता है दिस डायलॉग इज मेडिकेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल. ये केमिकली, ऐसा थोड़ी है कि इनके पास बोलने की एबिलिटी है. ये बोलने वाली एबिलिटी तो बस ह्यूमंस को मिली है चपड़ 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 करने के लिए. ये कैसे बात करते हैं, तो केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जाके हेलो हाय कर रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू बात करते हैं ये लोग. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. ये botanist को मतलब अब recent मतलब years में पता चल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे होता है. धीरे 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 अभी और बहुत कुछ आने वाला है. तो ये साइंस भी अभी बहुत मॉडिफाई होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को पता नहीं है. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce, क्या produce करना है उसको, pollen tube produce करना है through one of the germ pore. देखो ये याद है ना, ये अपना क्या था, इंटाइन था, ये अपना एग्जाइन था. एग्जाइन के पास में क्या था, जर्म पोर था. ये रहा अपना जर्म पोर. जर्म पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा. ये क्या था, इंटाइन था जो कि यूनिफॉर्म था. और किस चीज का बना था, याद करो, सेलुलोज का बना हुआ था, पेक्टीन का बना था. और ये एग्जाइन, तो ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ था जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, जिसको हाई टेम्परेचर दे दो, हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में रख दो, हाईली अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रख दो, उसको कुछ नहीं होने वाला. फॉसिल की तरह भी उसको यूज करते हैं, याद है ना. एज मेंशन्ड हो गया, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया. इफ द पॉलन इज रॉन्ग टाइप, पिस्टल रिजेक्ट कर देगा पॉलन बाय प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा. अगर राइट टाइप का जाएगा तो पॉलन क्या करता है, उसको पॉलन ट्यूब बनाने देगा, एक्सेप्ट पॉलन एंड प्रोमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन. डायलॉग क्या होता है बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल. ये कैसे होता है, तो ये देखो कितने बढ़िया से बनाया हुआ है. ये जो दोनों डब्बा है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कैसे मेडिकेटेड होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड हो गया पूरा, ब्लू कर लेती हूँ. यहाँ पे कैसे बात करेंगे ये लोग, केमिकल कंपोनेंट के थ्रू बात करते हैं. किसके किसके बीच में होता है, तो पीपी के बीच में, पॉलन और पिस्टल के बीच में होता है. ठीक है. पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, तो पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा. पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलेगा, तो जर्म पोर से निकलेगा. जर्म पोर क्यों दिया हुआ था, तो पॉलन ट्यूब बनाने के लिए दिया हुआ था. यहाँ पे जर्म पोर जो था. ठीक है, आगे आते हैं. Pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach the ovary. पॉलन ट्यूब जो है किसकी हेल्प लेता है, ऊपर में स्टिग्मा और नीचे में जो स्टाइल है उनके टिश्यूज का हेल्प लेके वो क्या बनाता है, तो पॉलन ट्यूब बनाता है. पॉलन ट्यूब क्यों बनाना है, उसका एम क्या है. देखो किसी काम को करने से पहले ना एम होना जरूरी है कि भाई जैसे कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है. तो ये क्यों भाई
पॉलन ट्यूब क्यों बना रहा है, कोई भी ऐसी काम नहीं, ऐसे बेल्ले नहीं बैठे अपन कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना रहा है, ये बना रहा है क्योंकि इसको ओवरी तक, इसका एम क्या है, ओवरी तक पहुंचना है और फर्टिलाइजेशन करना है अपन को, ठीक है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। हमने पढ़ा था कि कितने में, मैंने बोला था ना कि मम्मी के चूड़ी का साइज याद रखना 2 6, तो कितने 2 सेल स्टेज कितने में होते हैं, 60% में होते हैं, और 3 कितने होते हैं, तो बचा हुआ जो है वो 40% में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिकॉल कर करके पढ़ना है, ये नहीं कि पीछे वाला तो भाई हो गया चल भूल जाते हैं, नहीं, इतना मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। तो याद रखना, वैसे मैं रिकॉल भी करवाते रहूंगी। पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज, जिसमें क्या क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल, देखो यहाँ तक ये एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, एनसीईआरटी ना भाई वो कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे 2 सेल स्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब जो आगे वाला लाइन है, अब तुम कहोगे कि 2 सेल स्टेज में जनरेटिव सेल कहाँ डिवाइड करता है, नहीं, ये 2 सेल स्टेज की बात नहीं हो रही है, ये 3 सेल स्टेज की बात हो रही है, इन्होंने नीचे लिख रखा है। In some such plant, the generative cell divide and form the 2 male gamete during the growth of pollen tube in the stigma. अब मैंने आपको कल बताया था 3 सेल स्टेज वाला, तो ये पहले ही डिवाइड नहीं, जैसे मैंने वहां पे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अब आपको लगेगा कि नहीं वो पॉलन ग्रेन बना और वैसे ही 3 सेल स्टेज में, नहीं, 3 सेल स्टेज में कब आता है, जब ये पॉलन ट्यूब के अंदर आता है तो जनरेटिव सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2 में। तो ये काम कहाँ पे हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब में हो रहा है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल जो डिवाइड करता है वो पॉलन ग्रेन में पहले डिवाइड कर जाता है या फिर पॉलन ट्यूब बनाते समय डिवाइड करता है, तो आपको बोलना है पॉलन ट्यूब बनाते समय डिवाइड करता है, पहले डिवाइड नहीं करता। इन plant which shed pollen in 3 cell stage condition, pollen tube carry the 2 male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovary के पास पहुंचने के बाद क्या करता है, ओव्यूल में एंटर करता है, कि कहाँ से करता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से करता है जो कि नीचे वाला है। अभी तो अपन ये ऐसे देखो, ये एंटीपोडल हो गया, इसको चैलेजल एंड बोल देंगे, ठीक है। ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है अपना, और ये क्या है, ये लास्ट में अपना माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये ओव्यूल के अंदर ओवरी, तो पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है, ओवरी के पास गया, ओवरी के पास जाने के बाद वो कहाँ एंटर कर रहा है, ओव्यूल में एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है, तो पॉलन ट्यूब ऐसे बन के आया और यहाँ से, एक सेकेंड कलर में चेंज करते हूँ, यहाँ से पॉलन ट्यूब अपना बन के आया और कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड के पास से ये अंदर एंटर होगा, कहाँ से होगा, माइक्रोपाइल से होगा, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी जो पीछे वाला है, एक सेकेंड बता रही हूँ, हाँ, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है, तो ये सिनर्जिड्स, तो यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, गाइड करता है, केमिकली गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कहाँ तक पहुँचने के लिए, तो माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचने के लिए। मेनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द, कहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास में ऑफ द सिनर्जिड, क्या करता है, तो गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को। अभी मैंने पहले ही बोल दिया था इस चीज को, इस लाइन को, कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, तो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को आने, कहाँ तक आने, पहुंचने पे, तो ओवरी के पास, ओव्यूल के पास पहुंचने तक उसको गाइड करता है। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। ये सारा इवेंट कब तक होता है, स्टिग्मा से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक एंटर ना हो जाए।
आर टुगेदर रेफर्स टू एज अ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसमें भाई क्या मेन जो है, पॉलन से बात कौन किया था, पिस्टल बात किया था। तो जो सबसे पहला रोल प्ले कर रहा है वो पिस्टल है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ भाई तुम अपने हो, तुम आ जाओ, तुम एंटर कर सकते हो। और जो अपना उसको नहीं लगता उसको रिजेक्ट कर देता है, मतलब बोलता है नहीं भाई मैं तो तुझे नहीं ग्रो करने दूंगा, तू दूसरी कैटेगरी का है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन किससे बात करता है, तो पिस्टल से बात करता है, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. Dynamic process का मतलब वो लगता है कि स्टेबलाइज हो गया, जैसे केमिस्ट्री में आता है ना डायनामिक प्रोसेस, मतलब कि वो स्टेबल स्टेबल सा लगता है लेकिन वो स्टेबल होता नहीं है। इन्वॉल्विंग क्या क्या, पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। पॉलन रिकॉग्निशन मतलब वो या तो उसको प्रमोट करेगा कि जा, या फिर इनहिबिट करेगा कि मत जा, यही होता है, ठीक है। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया, ये सब क्या ही मैं बोलूं, छोड़ो हटाओ। अपने काम का क्या है, ये स्लाइड वगैरह, ये तो भाई एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं यहाँ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास तो है नहीं माइक्रोस्कोप वगैरह। अगर आप स्कूल में पढ़ते होगे तो आपके स्कूल में होता ही होगा ना, वैसे 8-9 में तो ये फूल पत्ती बता ही देते हैं। पॉलन ग्रेन पहले आया, क्या किया, जर्मिनेट हुआ। कहाँ पे जर्मिनेट होगा, स्टिग्मा में, स्टिग्मा के ऊपर पहले जर्मिनेट करेगा। फिर पॉलन ट्यूब कहाँ से, स्टाइल से अंदर जाएगा। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा, टिश्यू का हेल्प लेता है, यहाँ पे बताया गया है कि पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, यहाँ पे बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये एक लाइन में लिखा हुआ है आपके लिए कि आप मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले। पॉलन ट्यूब क्या करता है, उसके बाद उसका काम क्या है, उसको ओवरी तक पहुंचना है, तो वो ओवरी तक पहुंचता है। फिर एंटर द ओव्यूल, कहाँ से एंटर करेगा, तो माइक्रोपाइलर नीचे से करता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से करता है। इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, कौन हेल्प करता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प करता है। जो हेल्प करता है ना, लाइफ में हेल्प करे या फिर इसमें हेल्प करे, जो हेल्प करता है ना उसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये गंदी बात होती है, किसी से एहसान, उसको एहसान फरामोश बोलते हैं ना, तो याद रखना है कौन हेल्प कर रहा है, ठीक है। मेल गेमेट आर डिस्करेज इनटू द सिनर्जिड्स। पहला जो मेल गेमेट है वेजिटेटिव वाला, वो सिनर्जिड के साथ जाके फ्यूज करके खत्म हो जाता है। उसके बारे में तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, तो मैं क्या ही बताऊंगी। देखो 2 सेल स्टेज, की पॉइंट है अपना। 2 सेल pollen germinative cell divide during the pollen tube growth in the stigma to form 2 male gamete। अभी मैं बोल रही थी ना कि ये जो है pollen शुरुआत में 3 सेल स्टेज में नहीं आ जाता है। 3 सेल स्टेज कब होता है, जब pollen ट्यूब में वो जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है 2 में, तो जेनरेटिव क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, और वेजिटेटिव पहले से था तो टोटल 3 हो गया, ठीक है। 3 सेल pollen tube carry 2 male gamete, 2 male gamete and from the beginning। फिलीफॉर्म एपरेटर क्या करता है, गाइड करता है, किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, कहाँ तक आने में, सिनर्जिड्स तक आने में। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन। पहले तो पॉलन रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि अपना है या पराया है, फिर उसका क्या होना चाहिए, प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। अगर अपना है तो प्रमोट कर देगा कि पॉलन ट्यूब बना लो, और अपना नहीं है तो इनहिबिट कर देगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं बनाने दूंगा तुम्हें। ये एक्सपेरिमेंट है जो नहीं बता रही हूं मैं। अ ब्रीडर इज interested in crossing different species and often genera to combine desired character to produce commercially superior varieties। ये artificial hybridization की बात हो रही है। जैसे देखो हम लोग जो है कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो उसमें पता है लालच भरा पड़ता है, क्या ऐसा, मतलब प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि भाई अपने को कुछ उससे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे ब्रीड को जैसे क्रॉस करवाते हैं, जैसे तुम ना वो
पढ़े होगे 9th क्लास में, अभी 12th में चैप्टर था एनिमल हस्बेंड्री करके, उसको तो हटा दिया गया। तो गाय को जैसे जर्सी वगैरह है, उन लोगों को क्रॉस करके बनाया गया है। उन लोगों का जो डिजायर्ड जीन है ना, ये अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि डिजायर्ड जीन को निकाल के उसको किसी और के साथ डाल के और क्या बनाना है, तो अपने लिए अच्छा चीज बनाते हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्लांट को जरूरत नहीं है, वो क्यों करेंगे भाई, उनको क्या जरूरत है, उनका तो रिप्रोडक्शन चल रहा है, वो अपना जैसे मतलब नेचर ने उन्हें बनाया था वो काम कर रहे हैं। जरूरत किसको है, ह्यूमन बींग्स को। उन लोगों को और अच्छा वैरायटीज चाहिए और अच्छा चीज चाहिए। जैसे कोई राइस है तो उसमें फ्रेग्रेंस लेके आना है, या फिर उसका साइज बड़ा करना है, या फिर सेमी डॉर्फ करना है, तो उसके लिए अपन किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि किस लिए करते हैं, तो सुपीरियर वैरायटीज को लेने के लिए करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं, क्यों, क्योंकि क्रॉप से भाई हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, क्रॉप से लेते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। और जैसे जैसे अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड्स भी बढ़ रहे हैं हमारे फूड के, तो फूड सप्लाई करने के लिए तो मतलब कुछ कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा ना जिसकी वजह से सबका नीड पूरा हो। तो हम लोगों को बहुत कुछ इम्प्रूव हो चुका है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें तुम्हें बताया गया होगा कि वीट वगैरह को कैसे इंक्रीज करते हैं एल्ड को। तो crop improvement program, in such crossing experiment it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination। इसमें क्या है कि अपन को डिजायर्ड चाहिए, मतलब अगर चाहते हैं कि ये वाला प्लांट सिर्फ इस वाले प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस करे या मतलब इसका पॉलन जाके जर्मिनेट करे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कंटामिनेशन से बचाना पड़ेगा। क्योंकि हवा में तो पॉलन घूम रहा है, इंसेक्ट्स के साथ पॉलन घूम रहा है, तो कुछ तो ऐसा करना होगा ना जाके बचे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों है, तो अगर मेल वाला पार्ट फीमेल के पास आ जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कर देगा। अब उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी है, उसको थोड़ी पता है कि मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ये तो साइंटिस्ट या फिर हम लोगों को पता है ना कि हाँ इसको इसके साथ ब्रीड करवाना है। तो उसके लिए हम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किस चीज से, तो कंटामिनेशन से, फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। दिस इज अचीव्ड बाय, ये कैसे अचीव्ड होगा, तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब मेल पार्ट अगर है तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव करना है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब दोनों फ्लावर है उसमें, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द floral bud before the anther dehiscence using a pair of forceps, मतलब वो होता है एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग रिमूव करते हैं, is necessary। this step is refers to as a emasculation। emasculation किसको कहते हैं, तो removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence, मतलब एंथर के फूटने से पहले। मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि एंथर फूटता है, कौन कौन सा 3 लेयर है थोड़ा बताना, कौन, मैं रिकॉल करवाती हूँ। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपेटम, और एक और क्या था, मल्टी मतलब मिडिल लेयर था जो कि मल्टी सेलुलर होता है। बाकी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो वो पहला शुरुआत वाला 3 टैपेटम को छोड़ के क्या डेहिसेंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो डेहिसेंसी मतलब उसके पॉलन निकलने से पहले अपने को क्या करना है, तो रिमूवल ऑफ एंथर को रिमूव कर देना है। अब एंथर को तो रिमूव कर दिए, ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करेगा, लेकिन बाहर से जो हवा से उड़ के आ जाएगा या इंसेक्ट से उड़ के आ जाएगा, उन लोगों को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए बैगिंग प्रोसेस है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है, तो बटर पेपर से बना होता है। किस चीज से बना होता है, बटर पेपर से, ये ध्यान रखना है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड पॉलन, जैसे हम लोग चाहते हैं कि डिजायर्ड पॉलन से करवाए, तो अनवांटेड पॉलन को, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब सिर्फ एक ही है, मतलब सिर्फ मेल प्रोड्यूस कर रहा है मेल गेमिट, या फिर सिर्फ फीमेल गेमिट, तो अगर फीमेल गेमिट वाला यूनिसेक्सुअल है
तो भाई उसमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर फीमेल फ्लावर है तो क्या उसमें इमैस्कुलेशन करेंगे या बैगिंग करेंगे या दोनों करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें भाई सिर्फ और सिर्फ बैगिंग करेंगे, क्योंकि बाहर से जो आ रहा है उनसे प्रोटेक्ट करना है, अपने पास तो कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों करना होता है उसमें। ठीक है, when the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collected from anther of male parent are dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruit allowed to develop। देखो क्या होता है कि जो पॉलन जब अगर रिसीव करने के कंडीशन में आ जाता है तो उसको क्या, उसके ऊपर क्या किया जाता है, जो डिजायर्ड, जो हम लोगों को जिसके साथ क्रॉस करवाना है उसका पॉलन लाके उसके ऊपर डाल दिया जाता है और फिर से उसको बैक कर दिया जाता है। उसके बाद रीबैक्ड उसको कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो डेवलप, क्योंकि भाई ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल शीट बनाएगा, तो वही होगा, आगे का प्रोसेस तो सेम ही होगा। बस एक ही प्रोसेस का ध्यान रखना है कि हम लोगों को जिससे करवाना है फर्टिलाइजेशन उसको लाके डाल दो भाई, इमैस्कुलेशन करो, बैगिंग करो, और जो डिजायर्ड मेल वाला है उसको लाके स्टिग्मा पे डाल दो जब स्टिग्मा रिसीव करने के कंडीशन में है। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। जो मैं अभी बोल रही थी आपको कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर फीमेल फ्लावर है और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि फीमेल है तो सिर्फ फीमेल गेमीट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें क्या होता है, नीड नहीं होता है। किस चीज की नीड नहीं होती है, तो इमैस्कुलेशन की नीड नहीं होती है। द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। फीमेल फ्लावर को क्या करना है, बस बैगिंग करना होता है। क्यों बैगिंग करना है, बाहर अनवांटेड चीज उड़ रहे हैं भाई, कुछ भी तो ऐसे ही होता है बाहर में, यूट्यूब में तो कुछ भी है, तो क्या कुछ भी तुम कंज्यूम करने चले जाओगे भाई। तुम पढ़ने वाले हो तो तुम अपने पढ़ाई से रिलेटेड देखोगे, या फिर कुछ कार्टून वगैरह देखोगे, या फिर फेवरेट तारक मेहता देख लोगे, नॉर्मली कुछ भी तो नहीं देखने लगोगे। तो वही यहाँ पे भी है कि भाई कुछ भी आके कहीं भी बैठ जाएगा तो वो तो नहीं चलेगा ना। अपन को डिजायर्ड चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए या फिर डिजायर्ड फ्लावर चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन। देखो जब मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि डिजायर्ड पॉलन, डिजायर्ड पॉलन, डिजायर्ड पॉलन चाहिए, एंड द पॉलन वो वापस से फ्लावर को क्या करेंगे, रीबैक कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, अब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हो गया, पॉलन ने पिस्टल से बात कर लिया, अपना है तो भाई पॉलन ट्यूब बनाने देंगे, नहीं अपना है तो नहीं बनाने दूंगा मैं। तो अब अगर अपना है, बना लिया पॉलन ट्यूब, सिनर्जिड्स तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म, तो अब क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। देखते हैं, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड आया, ठीक है, द पॉलन ट्यूब क्या करता है, रिलीज करता है 2 मेल गेमेट। कहाँ रिलीज करता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। नीचे जो अभी कुछ देर पहले एक फिगर था, या फिर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे तो वहां पे फिगर आपको दिख रहा होगा, तो वहां पे जो सिनर्जिड है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 2 मेल गेमेट को रिलीज कर दिया जाता है। वन ऑफ द मेल गेमेट मूव टूवर्ड्स द एग सेल। एक पहला वाला कहाँ जाता है, एग सेल के पास जाता है, एग सेल से फ्यूज करेगा, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और क्या बन करेगा, सिनगैमी। अच्छा सिनगैमी, अब आया क्वेश्चन पूछने वाला, मेरा टर्न। मैंने कल आपको एक चीज बताया था, सिन मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो सिन कार्पस और एपोकार्पस कल मैंने बताया था। अब आप मुझे, देखती हूँ किसको किसको याद है, तो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि कौन सिन कार्पस का एग्जाम्पल है और कौन एपोकार्पस का एग्जाम्पल है। अब इस पर ध्यान देते हैं। सिनगैमी क्या हुआ, एग सेल, उधर से क्या आया, मेल गेमेट आया, इधर से क्या, फीमेल गेमेट तो वहीं पे है। मेल गेमेट किसके साथ फ्यूज किया, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया और क्या किया, सिनगैमी किया। सिनगैमी करने के बाद वो क्या बनाएगा, डिप्लॉयड। देखो
कल कल मैंने बोला था कितनी बार मियोसिस होता है, कितनी बार माइटोसिस होता है। पहले मेल वाला तो एक बार मियोसिस करता है और कितना 4 बना लेता है, टेट्राड, याद है ना। तो वो क्या था, उसका नंबर मेल वाला एन ला के दिया, मेल क्या दिया, मेल से क्या आया, एन आया, ठीक है। फीमेल से क्या आया, फीमेल एक बार मियोसिस करती है और 3 बार माइटोसिस करती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस बनता है। ये भी क्या दी, एन दी। अब दोनों क्या हुआ, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, 2n बनाएगा, तो क्रोमोसोम का नंबर रह गया वही। तो इसीलिए तो मियोसिस करते हैं, ताकि स्टेबल कर सके। जो पहले था, जो पेरेंट्स में था, वही बच्चों में भी आए। ये नहीं कि पेरेंट्स में जो था उसका डबल हो जाए, नहीं भाई, ऐसे नहीं हो, तो फिर तो कुछ और बन जाएगा। वो क्रोमोसोम का नंबर सब में डिफरेंट होता है। ह्यूमंस में 46 होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डॉग में भी 46 ही होगा, उनमें कुछ और होता है, ठीक है। वो याद करने की जरूरत नहीं है। द अदर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, द अदर मेल गेमिट, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए इनको, अदर मेल गेमिट। देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पे, तो थोड़ा मेरे बातों पे भी ध्यान दिया करो। गेमिट क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। कहाँ पे, तो सेंट्रल, ये बीच में जो था अपना पोलर न्यूक्लियाई था, तो ये तो सेंट्रल सेल हुआ। एक जो है यहाँ पे जो मेल गेमिट था, मान लो ये मेल गेमिट था, मेल गेमिट, सॉरी 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 सॉरी, मेल गेमिट मैं बोल रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। ये यहाँ पे एग सेल था, एग सेल से कौन आके मिल गया, एक मेल गेमिट रिलीज हुआ साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में, एग सेल से जाके मिल गया। एग सेल से जाके मिलने के बाद क्या होगा, तो सिनगैमी करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। और दूसरा वाला जो अदर मेल गेमिट है, वो कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, और जो कि सेंट्रल सेल सेंटर में है, तो उसको सेंटर सेल बोल रहे हैं। एंड फ्यूजेस विद एंड फॉर्म द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। देखो यहाँ पे कितना था, 2 न्यूक्लियस था, एक और मेल का न्यूक्लियस गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 न्यूक्लियस हो गया। तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस, एक मेल गेमिट का न्यूक्लियस, तीनों मिलके 3n बना दिया। तो एंडोस्पर्म का कितना हो जाएगा, वो क्या उसको कहते हैं, प्लॉइडी कितना हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार नीट 2026 में न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया था, तो इसको ध्यान रखना। वैसे मैं लिख दूंगी, एंडोस्पर्म का इतना होता है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, जिसमें पहला कौन सा फ्यूजन हुआ, सिनगेमी। सिनगेमी में कौन हुआ, तो मेल गेमिट किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, टेक प्लेस, जिसमें क्या क्या इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, पहला सिनगेमी हुआ जिससे जाइगोट बन गया, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनेगा। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, द सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन बिकम द, क्या बनता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। और इसका कितना होता है, तो 3n होता है। क्यों 3n होता है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस n 2n हो गया, और एक मेल वाला गया, तो 3n हो गया, तो टोटल 3n होता है। एंड डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस चीज में होगा, एम्ब्रियो में। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिनगेमी के बाद क्या बना, सिनगेमी के बाद, यहाँ पे सही नहीं होगा लिखना, देखती हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो सिनगेमी हुआ, सिनगेमी, सिनगेमी के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है।
और ट्रिपल फ्यूजन के बाद ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन गया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन गया। इसका क्या है? 2n है, इसका क्या है? 3n है। ठीक है, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन भयंकर आता है, मैं बताती हूँ। पहला डीजेनरेटिंग, देखो वापस से एनसीईआरटी अपने इस पे आ गया, उल्टा कर दिया एंथ्रोपोजेनिस, जो कि मैं कल बोल रही थी। यहाँ पे एंटीपोडल, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे कि नीचे माइक्रोपाइलर एंड होता है, देखो नीचे सिनर्जिड्स होता है, यहाँ पे क्या कर दिया? डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स कहाँ पे है? ऊपर में है। ठीक है, क्या ये सिनगैमी के बाद क्या बना? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिनगैमी। सिनगैमी के बाद क्या बना? जाइगोट बना, जो कि कितना है? 2n है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ये सेल है, ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो कि कैसे बना था? तो ट्रिपल फ्यूजन से बना था। ट्रिपल फ्यूजन जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस था और एक मेल गेमेट का न्यूक्लियस था, तो 3n, इसका पोलैरिटी 3n है। जो मैं वहां लिखी हूँ वही सेम यहाँ पे भी आ गया। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, ये क्या है? डीजेनरेट कर जाता है। ऊपर वाला सिनर्जिड वाला भी डीजेनरेट कर जा रहा है, यहाँ वाला भी डीजेनरेट कर जा रहा है। बच क्या रहा है? तो सिर्फ एक जाइगोट बच रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बच रहा है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। पहले तो जाइगोट अपन ने जिस सिनगैमी कराया, सिनगैमी कराने के बाद जाइगोट बना लिया। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये ऐसे ऐसे आ जाता है जाइगोट के बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? अरेंज कीजिए। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ना इसको याद करने में कि हार्ट पहले था या ग्लोबुलर पहले था। अब मैं बताती हूँ, ये जाइगोट है। ठीक है, उसके बाद बच्चा आएगा। जैसे ह्यूमन का बच्चा जब छोटा होता है तो कितना गोलू मोलू सा होता है, कितना क्यूट सा होता है, अपन उसके गाल नोचते हैं, ये करते हैं, कितना प्यारा होता है ना। तो पहले गोलू मोलू बनेगा, पहले क्या बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, पहले गोलू मोलू बनेगा। अब देखो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो क्या करना स्टार्ट करता है? वो स्टार्ट करता है, अगर लड़की है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या करता है? तो दिल देना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या हो गया? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या हो गया? हार्ट। पहले गोलू मोलू था, पहले जाइगोट था, फिर वो गोलू मोलू बना तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर वो क्या किया? हार्ट देना स्टार्ट किया तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब देखो, अब वो सोच रहा है कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। अब उसका भयंकर कटा, उसका मतलब क्या हुआ? उसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है? मैच्योरिटी आ जाता है इंसान के पास, फिर वो अकल से काम लेगा। वरना ऐसे तो क्या उसको कहते हैं, निब्बा निब्बी टाइप्स कुछ भी करते रहते हैं। जब कट जाता है तो इंसान को मैच्योरिटी आ जाता है। तो अब याद रखोगे ना, पहले जाइगोट, उसके बाद गोलू मोलू बन जाएगा तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद क्या करने लगा? हार्ट देने लगा भाई एक दूसरे को, तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद जब उसका कट जाएगा तो वो क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा। तो इसको याद ऐसे रखना, कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी खुद ऐसे ही याद रखा था, इस वजह से मुझे याद है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन अपन ने पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है पढ़ते हैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड बनाएगा ओव्यूल। ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ये तो बहुत लोगों को रटा हुआ होगा कि ओवरी जो है फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। ठीक है, तो आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो, जैसे पेट में बच्चा होता है तो मदर के प्लेसेंटा से उसको खाना पीना मिलता है, राइट? तो यहाँ पे भी तो भाई एम्ब्रियो है, वो बच्चा है, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना। तो न्यूट्रिशन के लिए कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म, जो कि कैसे बना था? डबल फर्टिलाइजेशन से बना था। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स, कब प्रोसीड होता है? जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड
repeatedly and form a triploid. कहाँ गया, ये वापस से वही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. The cell of this tissue, हाँ, and form a triploid endosperm nucleus. टिश्यू क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ. ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेल बना. सेल क्या कर रहा है अब, टिश्यू. सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है. टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है. ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है. लेकिन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम तक नहीं जाना है, वो तो मैं बस याद करवा रही थी आपको. टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द, किस लिए भाई, क्यों रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. पढ़ते हुए बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है एज कंपेयर टू बड़े. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करना है, तो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. देखो, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि टैपेटम जो है वो क्या होता है, बताना थोड़ा. मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या, कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन था ना, हमने किया है. तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ है नहीं. तो यहाँ पे फ्री एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करते रहता है, तो वो फ्री न्यूक्लियाई बन जाता है. जो हम लोग पीते हैं ना, नारियल पानी जो पीते हैं, वो फ्री एंडोस्पर्म ही होता है. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. उसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है. सेल वॉल फॉर्मेशन आकर एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. देखो, अब ये सेल जो है डिवाइड कर गया, अब मतलब न्यूक्लियर हो फ्यूजन हो गया, उसका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया. उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, सेलुलर बन जाता है. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन varies gently. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. अब देखो भाई, कोकोनट, बायो पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, इंसान फ्लेक्स कर सके. अब मैथ्स वालों को तो बायो ज्यादा आती नहीं है, तो उन लोगों के सामने फ्लेक्स करने के लिए ये बोलना ना कि क्या, चल यार चलते हैं, क्या पीने चलते हैं, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पीने चलते हैं. अब उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई तुम क्या पीने के लिए बोल रहे हो. तुम पीने के लिए तो नारियल पानी ही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा स्थेटिक वे में बोल रहे हो, फ्लेक्स करके बोल रहे हो अपने बायो को. तो क्या बोलना है, आज के बाद कोई नारियल पानी या कोकोनट वाटर खरीदने या पीने नहीं जाएगा. क्या खरीदने जाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खरीदने जाएगा और पीने जाएगा. मेड अप ऑफ किस चीज से बना होता है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियस जो है बार बार डिवाइड हो. देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है. जरूरी नहीं है कि दिन रात तुम कॉपी किताब खोल के बैठे रहो और पढ़ते रहो. नहीं, पढ़ाई लिखाई मतलब हंसते बोलते कूदते खेलते. भाई जहां पे जो चीज दिखे, हंस रहे हो, ज्यादा हंसी आ रही है, बोल दो लाफिंग गैस है, N2O है. ठीक है, तो ये याद करने का तरीका होता है. दिन भर कॉपी किताब लेके बैठना इज नॉट अ पढ़ाई. ठीक है, वो खुद को भी तुम उल्लू बना रहे हो और पेरेंट्स को भी उल्लू बना रहे हो. 4-5 घंटे, मतलब 4-5 नहीं, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो, बाकी टाइम अपना चिल करो, घूमो फिरो. लेकिन हाँ, दिमाग में देखते रहो. कोई फ्लावर दिख रहा है तो अरे मॉर्फोलॉजी में मैंने ये पढ़ा था. कोई एनिमल दिख रहा है, अरे इसका क्रोमोसोम इतना होगा. अरे कोई बच्चा दिख रहा है, अरे इसमें ऐसे ऐसे होगा. या फिर तुम हॉस्पिटल गए तो हर जगह बायो दिमाग लगाते हो. सिर्फ बायो ही क्यों, फिजिक्स केमिस्ट्री डेली लाइफ में हमारे इतना ज़्यादा यूज होता है, कहना नहीं. तो थोड़ा फ्लेक्स करना सीखो, मम्मी पापा को भी लगेगा कि हाँ भाई पढ़ रहा है. जैसे ऐसे कॉपी किताब लेके बैठे रहोगे तो क्या ही पता चलेगा उनको तो लगेगा कि ठीक है पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको भी पता है तुम कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे भी पता है. ठीक है, तो चराना मैं भी जानती हूँ. एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. वाइट वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो देखो
कोकोनट में पानी होता है और साइड साइड में वाइट वाइट कलर का होता है, तो वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो आज के बाद तुम क्या पीने जाओगे, कोकोनट वाटर नहीं पीने जाओगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पीने जाओगे, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कुछ कुछ दुष्ट होते हैं, दुष्ट नहीं बोल सकते, जो कि उनको जो भी मिलता है वो मस्त खा पी के हजम करके बैठ जाते हैं। एंडोस्पर्म क्या करते हैं, आइदर कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पी बीन ग्राउंडनट। पी के बाद ग्राउंडनट मत याद रखना, पी बीन ग्राउंडनट एक साथ बोलने में कितना मजा आ रहा है, पी बीन ग्राउंडनट, ठीक है। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स, किसमें होता है, तो कैस्टर में होता है और कोकोनट में होता है। जैसे मॉर्फोलॉजी का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ये बताया गया है। तो उसमें ये है एग्जाम्पल, डाइकोटिलीडन का एक्सेप्शन कौन होता है, डाइकोटिलीडन सीड्स होता है ना, मोस्टली जो होता है सब खा पी के हजम कर देता है, उसमें कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा, तो कैस्टर होता है। वैसे ही मोनोकॉट में कौन सा होता है एक्सेप्शन, तो ऑर्किड होता है। देखो ये होता है पढ़ने का तरीका, कहीं भी कुछ भी आए रिकॉल कर लो भाई कि मॉर्फो में ये हमने पढ़ा था, तो ये ऐसे याद होते रहेगा। देखो मैं टेक्निक भी बता रही हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है, तो थोड़ा सीख लेना अगर सीखना चाहो तो, वरना फिर तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी करो, योर लाइफ योर रूल्स। एंड टू बी यूज बट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, देखो किसमें कंप्लीटली खत्म हो जाता है, पी बीन ग्राउंडनट में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बचता किसमें है, तो कोकोनट में और कैस्टर में बचता है। कोकोनट क्या है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, राइट। अब देखो ये थोड़ी देर के बाद आएगा, पहले इधर पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बना, सिंगैमी हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, गोलू मोलू सा हो जाता है, ग्लोबुलर, फिर हार्ट, दिल फेक आशिक हो जाता है, दिल देने लगता है तो हार्ट शेप्ड हो जाता है। उसके बाद जब उसका बढ़िया से कटता है तो फिर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो देखो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द, कहाँ पे होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। माइक्रोपाइलर एंड या तो नीचे या फिर एनसीईआरटी के लाइन में, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है भाई, या तो नीचे या तो ऊपर, तो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड उधर होता है जिधर सिनर्जिड्स होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो किधर डेवलप हो रहा है, सिनर्जिड में ही, साइटोप्लाज्म के इसमें मेल गेमेट गया था तो सिनगैमी वहीं पे हुआ था। तो कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन रहा है एम्ब्रियो सैक में, where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. देखो जाइगोट कब डिवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना यार, तो वो देख लेगा कि मेरे खाने पीने का तो इंतजाम हो गया है ना, अब मैं कर सकता हूँ। तो पहले वो देख लेगा कि एंडोस्पर्म बना है या नहीं बना है, उसके बाद डिवाइड करेगा। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। ये वाला जो लाइन है ऐसे आ सकता है, एसेशन रीजन में आ सकता है कि मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ये एसेशन रहेगा। और रीजन में अगर ये दिया रहेगा कि दिस इज एन एडेप्टेशन, ये क्या है, एडेप्टेशन है, किस लिए, तो एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, डेवलपिंग एम्ब्रियोज को प्रोवाइड करना है। तो ये रीजन अगर दिया रहेगा तो क्या टिक जाए, क्या जाएगा करेक्ट ऑप्शन, the both assertion and reason are correct, and assertion correctly describe the reason या फिर explains the reason, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला मोस्टली फर्स्ट में ही ये ऑप्शन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो याद रखना अगर ये स्टेटमेंट देता है तो रीजन ये होना चाहिए कि एडेप्टेशन है, क्यों एडप्ट करता है, तो एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। थ्रू द सीड डिफर जेंटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको क्या एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है दोनों में सेम होता है। किसमें किसमें सेम होता है, तो मोनोकॉटिलिडन में और डाइकोटिलिडन में सेम होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो फिगर दिया है, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, वो स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। डाइकॉट का द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड, देखो मैंने पहले ही याद करवा दिया आपको, यहाँ पे ये एनसीईआरटी दे रहा है। पहले क्या होता है, एम्ब्रियो से पहले प्रो एम्ब्रियो,
उसके बाद क्या बनेगा, गोलू मोलू बनेगा, फिर हार्ट शेप बनेगा, उसके बाद क्या होता है, मेच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अ टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन डाइकॉट। नाम से क्या कल्याण होता है बायो में, डाई मतलब दो कॉटिलेडन होगा तो डाइकोटिलेडनियस, जिसमें कितना कॉटिलेडन होगा, 2 कॉटिलेडन होगा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के जो ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल बोलेंगे। पोर्शन क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, उसको क्या बोलते हैं, तो ऊपर जो होगा वो इपिकोटाइल होगा, नीचे जो होगा वो हाइपोकोटाइल होगा, जो कि टर्मिनेट किस चीज में करेगा, प्लीम्यूल में करेगा। प्लीम्यूल को क्या बोलते हैं, स्टेम का टिप बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि प्लीम्यूल कैसे याद रखना है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, देखो बीच में कॉटिलेडन है, उसके ऊपर गए इपिकोटाइल आया। इपिकोटाइल किस चीज में टर्मिनेट करता है, तो प्लीम्यूल में टर्मिनेट करता है। और द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, दैट टर्मिनेट एट द लोअर एंड इन द रेडिकल। और नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल किस चीज में टर्मिनेट कर रहा है, रेडिकल में टर्मिनेट कर रहा है। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। अब देखो फिर से आया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा होगा कि रूट टिप से पहले क्या होता है, रूट कैप होता है। रूट कैप क्यों होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और मिट्टी में धंसने के लिए। अगर पहले रूट को भेज देंगे तो रूट खराब हो जाएगा, तो फिर वो काम कैसे करेगा, तो रूट कैप उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। अब देखो पीछे वाले इसमें चलते हैं। देखो ये रहा अपना क्या है, कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन के ऊपर वाला क्या है, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल किस चीज में टर्मिनेट करता है, प्लीम्यूल में टर्मिनेट करता है। इसके नीचे कॉटिलेडन ये बीच में है, इसके ऊपर क्या है, अपर में और ये लोअर में। ऊपर गया तो इपिकोटाइल बनेगा, क्या बनेगा, इपिकोटाइल। नीचे क्या है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे पहले से है क्या है, हाइपोकोटाइल है, ठीक है। ऊपर में इपिकोटाइल, इपिकोटाइल किस चीज में टर्मिनेट करेगा, प्लीम्यूल में। कॉटिलेडन के नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किस में, तो लोअर वाला है, ठीक है। नीचे आके क्या बनाएगा, रेडिकल। देखो आर से रूट आर से रेडिकल, तो याद रह जाएगा। रेडिकल याद है तो प्लीम्यूल अपने आप याद रहेगा। आर से रूट, आर से रेडिकल, आर से रूट, आर से रेडिकल। और प्लीम्यूल ऊपर स्टेम वाला पार्ट है। रेडिकल क्या है, रूट टिप है। रूट टिप के आगे क्या आएगा, रूट टिप के आगे देखो, रूट टिप के आगे क्या आएगा, रूट कैप आएगा। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके पास गोल्गी बॉडी भी होता है जो कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि ये मिट्टी के अंदर धंस सके, ठीक है। तो ये अपना हो गया डाइकोटिलेडन कंप्लीट। अब आते हैं मोनोकोटिलेडन्स पे। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन्स क्या पोज करता है, 1 कोटिलेडन पोज करता है। ये किस में, मोनोकोट, ग्रासेस में होता है, ठीक है। इन द grasses फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड सेंटिलम। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। ये क्या है, कोटिलेडन ही है, कोटिलेडन ही है। इसको मोनोकोट में इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोट में इसको क्या बोलते हैं, सेंटेलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, ये वाला आपको ध्यान रखना है कि मोनोकोट में इसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, तो सेंटेलम बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड। ये देखो सिर्फ एक साइड में है, उसमें क्या था कि पूरा बीच में था, उसके ऊपर इपिकोटाइल था, उसके नीचे हाइपोकोटाइल था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइड में है, टुवर्ड्स वन साइड, मतलब कि सिर्फ एक लैटरल साइड में ये है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द, देखो
हैज द रेडिकल, नीचे में क्या है, जैसे उसमें भी क्या था, रेडिकल था, यहाँ भी क्या है, रेडिकल है। एंड द रूट कैप इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोराइजा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लिप्टाइल और क्लोराइजा कैसे याद रखना है वो भी मैं बता दूंगी, वहां पे ध्यान रखना, आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है। और प्लीम्यूल तो अपने आप याद रहेगा कि शूट टिप है, और रेडिकल जो है वो रूट टिप पे होता है, ठीक है। The portion of embryonal axis above the level of attachment of centellum is the epicotyle. वहां भी क्या था, कॉटिलिडन, यहाँ पे कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं, सेंटिलम बोलते हैं। कॉटिलिडन के ऊपर क्या था, इपिकोटाइल था, नीचे क्या था, हाइपोकोटाइल था। यहाँ पे भी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या है, इपिकोटाइल है, नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। इपिकोटाइल हैज अ सूट एपेक्स एंड द लीफ प्राइमोडिया एनक्लोजेस इन अ होलो फॉलियर स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिप्टाइल बोलते हैं। अब बोलोगे कि क्लिप्टाइल और क्लोराइजा कैसे याद रखें, देखो क्लिप्टाइल में आर नहीं आ रहा है, आर नहीं आ रहा है तो ये स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। इसमें क्या है, क्लोराइजा में देखो आर आ रहा है, क्लोराइजा में आर आ रहा है, मतलब ये क्या है, रूट वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, जहां आर आ रहा है वहां रूट आएगा, तो क्लोराइजा क्या है, रूट है, क्लिप्टाइल क्या है, स्टेम है। ये सब मुझे भी कंफ्यूजन होता था, तो मैंने खुद को याद करने के लिए ये सब बनाया था, वही मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही। तो अगर ऊपर वाला पोर्शन है तो इपिकोटाइल है, नीचे वाला है तो हाइपोकोटाइल है, और ऊपर वाले नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो रूट को क्या बोलते हैं, क्लोराइजा बोलते हैं, स्टेम को क्या बोलते हैं, क्लिप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है सीड। सीड किससे, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। अब सीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड आप लोग रखते हैं किस लिए, तो एग्रीकल्चर में ये काम आता है। चलो, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि नेकेड सीड्स बनते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड्स कवर बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन एंजियोस्पर्म सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो क्या होगा, सीड जरूर बनेगा, मतलब ये कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि अगर सीड बना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन हर जगह एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन है। It is often described as the fertilized ovules. Seed are formed inside fruit. मैंने अभी बोला जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, बाहर में सीड बनते हैं। यहाँ पे क्या है, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बन रहा है, मतलब नेकेड नहीं है, इनक्लोज होता है। और सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो सीड कोट उसके पास होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कॉटिलिडन होगा खाने पीने के लिए, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जिसकी वजह से वो आगे जर्मिनेट करके स्टेम और रूट बना सकता है, ठीक है। द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली कैसा होता है, थिक होता है, स्वेलोड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम। लेग्यूम्स का मतलब दलहनी प्लांट, दलहनी प्लांट में क्या होता है ना कि स्टोर करके रखा रहता है कॉटिलिडन। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। मेच्योर सीड्स के पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसीलिए नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब खा पी के खत्म, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, मतलब सारा खाना खा जाता है वो। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि क्या है, पी, बीन एंड ग्राउंडनट। यहाँ पे बीन नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हम लोग रिकॉल करेंगे पी, बीन एंड ग्राउंडनट से। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होता है, जो कि रिटेन करेगा अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कंप्लीटली यूज नहीं हुआ है। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन बोल रहा है मतलब कुछ नहीं बचा है उसके पास, सब खा लिया। एल्ब्यूमिनस बोल रहा है तो उसके पास बचा हुआ है अभी भी। उसका एग्जाम्पल क्या है, तो व्हीट, मेज, बार्ली एंड कैस्टर। कैस्टर तो मैंने पहले से आपको याद करा रखा है और आपको याद भी होगा, एक्सेप्शन है डाइकॉट का वो, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि व्हीट, मेज और बार्ली होता है। Occasionally in some seeds such as the black pepper and
इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करते हैं। ब्लैक पेपर में और बीट में क्या होता है? ब्लैक पेपर और बीट में जो है वो रिटेन कर जाता है, न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट, दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किसका, पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? तो ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट किसका एग्जाम्पल है? पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सीड्स वापस से आ गया, वहां तक तो हो गया है अपना। अब आता है इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल के बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स किस चीज के लिए था? तो प्रोटेक्शन के लिए था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटेग्यूमेंट्स जो है ओव्यूल का हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, वहां भी प्रोटेक्शन कर रहा था, यहाँ भी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ किसका प्रोटेक्शन कर रहा है? यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है सीड कोट का। माइक्रोपाइल remain as a small pore in the seed coat। माइक्रोपाइल में जो स्मॉल सा होल था जिससे पॉलन ट्यूब गया था, वो अभी स्टिल परसिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें सीड को जैसे अपन डालते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं यार, चना पानी में डालते हैं तो उसमें वो फूल जाता है। कैसे फूल जाता है भाई? तुमको दिखने में लगता है वहां पे कहीं होल है, एक होल छोटा सा होता है, देखना, वो माइक्रोपाइलर एंड होता है जिससे वाटर अंदर जाता है। जर्मिनेट भाई पूरा पैक कर देंगे तो जर्मिनेट कैसे करेगा? वो तो मर जाएगा सफोकेट होके, तुमको कोई पैक कर देगा, तुम मर जाओगे। दिस फैसिलेट एंट्री, क्या है? एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, क्या क्या भेजता है? ऑक्सीजन, water into the seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and seed become relatively dry। जब सीड मैच्योर करता है तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो काफी कम हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। तभी सो सीड्स को कितने सालों साल तक हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय मास। कैसे कम हो जाता है? रिलेटिवली कम हो जाता है, कितना परसेंट? तो 10 to 15%। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, वो एक तरह से डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, उसका सारा ग्रोथ वगैरह जो है ना वो रुक जाता है। लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते, बट सीड ऐसा करता है, वो बाद में जाके फिर एक्टिवेट हो जाएगा, खुद को एक्टिवेट कर लेगा। जैसे अपने सेल साइकिल में एक जी0 फेज होता है, जी0 फेज में अगर सेल चला गया है तो ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया है, वो एक्टिव है लेकिन बस स्लो हो गया है। वो उसको जब बोला जाएगा कि भाई तू आ जा और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर, अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर, तो वापस से सेल साइकिल कंप्लीट करने लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि वो डॉर्मेंट स्लो हो जाता है लेकिन अपनी ताकत को नहीं भूला है, वो उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर उसको वापस चांस मिलेगा तो वापस फोड़ देगा वो। ठीक है, वैसे हम लोगों को भी बनना है भाई। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी बोलते हैं। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। अगर इसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये वापस से अपना काम स्टार्ट कर देगा और जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक है। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी फ्रूट में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट proceeds simultaneously। The wall of ovary develop into the wall of fruit, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। ये डिफर करता है, किसी में बहुत सॉफ्ट होगा, किसी में हार्ड हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद करेंगे। द फ्रूट मे बी फ्लेसी एज इन गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। इसको याद कैसे करेंगे? फ्लैशी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ओ माई गॉड से फ्लैशी को कैसे याद करेंगे? FLESHY, फ्लैशी को कैसे याद करेंगे? ओ माई गॉड। ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। इससे क्या है? ऑरेंज हो गया। M से क्या हो गया? मैंगो। और G से क्या हो गया? गुआवा। गुआवा। ठीक है, गुआवा। तो ओ माई गॉड, फ्लेसी को कैसे याद रखेंगे? ओ माई गॉड से याद रखेंगे भाई। देखो फ्लैशी का मतलब क्या? सॉफ्ट सॉफ्ट।
भगवान जी अपने कितने सॉफ्ट हैं, अगर बोल दो ओ माय गॉड यार नहीं हो रहा, भगवान जी सुन लेते हैं, वो कर देते हैं उस चीज को। तो कैसे भगवान जी अपने बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, जब भी ओ माय गॉड बोलते हैं वो पिघल जाते हैं। ओ माय गॉड में क्या क्या है, हम लोग भगवान जी को क्या क्या चढ़ाएंगे, ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, ये उनका फेवरेट फ्रूट है। आज से याद रख लो कि भगवान जी को क्या पसंद है, ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो, और मे बी ड्राई, ड्राई किस में होगा, एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। इसको ना, ड्राई वाले को देखो कैसे याद रखा है मैंने, ड्राई वाले को मिस्टर गुप्ता से याद रख लो। मिस्टर गुप्ता जो है ना बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, मतलब बड़े ड्राई ड्राई से रहते हैं। तो मिस्टर गुप्ता में कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा मस्टर्ड, इसमें आ जाएगा मस्टर्ड, और ये गुप्ता जी जो है वो क्या है, ग्राउंड नट। अब देखो मैंने निमोनिक्स तो बता दिया, अब जी से कहाँ गुआवा आएगा कहाँ ग्राउंड नट आएगा ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे याद रख लो ना, मिस्टर गुप्ता जो है ना बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं और जमीन के अंदर रहते हैं, ग्राउंड नट ग्राउंड में रहते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। अब थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा करो यार, मुझे तो याद रह जाता था तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा खुद से तुम लोग भी बनाओ। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर द व्हाट, डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड को डिस्पर्स ह्यूमंस करते हैं, हम लोग खाते हैं ना, आम खा के गुठली कहीं भी फेंक देते हैं फिर वो जर्मिनेट हो जाता है। बर्ड्स करते हैं, ये रिवॉर्ड है जो कि हम लोगों को मिलता है। In most plants, by the time the fruit develop from the ovary, other floral part degenerate and fall off. फ्रूट बनने के बाद जो भी सेपल पेटल ये वो जितना भी ताम झाम था सब क्या हो जाता है, गिर जाता है। However, in few species such as apple, strawberry, cashew nut, thalamus जो होता है also contributes to fruit formation. Such fruit are called false fruit. जितने भी महंगे फ्रूट है ना सारे फॉल्स फ्रूट है। तो भाई वो फॉल्स ही को रखना छोड़ दो कि मेरे घर में कैस्यू नट है, मेरे घर में स्ट्रॉबेरी है, मेरे घर में एप्पल है तो मैं बहुत अमीर हूँ। वो फॉल्स को हटाना बंद कर दो, क्यों, फॉल्स फ्रूट है वो सब। कौन कौन से फॉल्स फ्रूट है, जितने भी महंगे हैं, एप्पल, कश्मीरी एप्पल भाई कितने टेस्टी होते हैं बट महंगा होता है, ठीक है। कैस्यू नट, काजू, वो भी महंगा होता है, स्ट्रॉबेरी वो भी महंगा होता है। तो याद रख लो कि जितने भी महंगे फ्रूट है ना वो सब क्या है, सब फॉल्स फ्रूट है, बस दिखावे के हैं ये लोग, किसी काम के नहीं है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जो ओवरी से डेवलप होता है, देखो ओवरी के अलावा अगर थैलेमस से वो हो रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल कौन कौन है, जो भी महंगे फ्रूट है, कौन, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, एप्पल, ठीक है। और अगर अगर ओवरी से वो हुआ है डेवलप फ्रॉम, देखो यहाँ पे थैलेमस से होगा तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। अगर वो डेवलप करेगा ओनली फ्रॉम द ओवरी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से मतलब ये होगा, डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर अ फ्यू स्पीशीज। देखो ये, हाँ ये तुम लोगों को याद रखना होगा, कौन सा, देखो स्ट्रॉबेरी को देखे होगे उसमें ना मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्स पोर्स सा होता है, नहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्ने, बहुत ज्यादा किसी के एक्ने होने के बाद ना हल्का हल्का पोर्स पोर्स सा उसके चिक में दिखने लगता है। तो ये जो पोर्स है ना वो उसको एक्ने हो गया था, स्ट्रॉबेरी को एक्ने हो गया था, इस वजह से पोर्स आ गया। और बीच में ये थैलेमस है तो ये तो याद रह जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, थैलेमस है। बीच वाला पार्ट ये वाला कौन सा है, सीड है, एप्पल का सीड तो सबने देखा होगा। फिर ये क्या है, मीजोकार्प है, और ये क्या है, एंडोकार्प है। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल है, तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, सब फॉल्स फ्रूट है। बाकी ऊपर वाले का जो है वो लेबलिंग थोड़ा आप ध्यान रखना, ये तो भाई एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11th के। पेरिकार्प बाहर वाला, एंडोस्पर्म अंदर वाला। देखो क्लिप्टाइल प्लीम्यूल को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लिप्टाइल प्रोवाइड कर रहा है। रेडिकल को कौन कर रहा है, क्लोराइजा कर रहा है।
तो ये याद तो अपने आप रह जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने बोला था आर आ रहा है रूट में, आ रहा है रेडिकल में, आर आ रहा है क्लोराइजा में, तो रेडिकल क्लोराइजा, ये प्लीम्यूल और क्लिप्टाइल, ये तो याद रहता है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखो इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ में ऐसा होता है ना कि फर्टिलाइजेशन के विदाउट भी फ्रूट डेवलप होते हैं। अगर ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट आ रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, अगर थैलेमस से बन रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, लेकिन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में होता है, हनी बी में, ठीक है। यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जिसमें क्या होता है, बनाना। बनाना इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन